बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई एडिफिकेशन बायोलॉजी लेक्चर नंबर 4 के अंदर आज हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आज सिर्फ हम मोनोसेक्राइड को डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यूज 1 है, बैक्टीरिया आर डैश हैप्लाइड, डिप्लाइड, ट्रिप्लाइड, none of these. MCQ number 2 है, what is the alternative of mitochondria in bacteria? ऑप्शन ए है प्लाज्मिड, ऑप्शन बी है मेसोसोम, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोइड, ऑप्शन डी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। MCQ number 3 है, the space between the cell wall and plasma membrane prokaryotes is called as। ऑप्शन ए है पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ऑप्शन बी है एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पेस, ऑप्शन सी है इंटरस्टिशियल स्पेस, ऑप्शन डी है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन हैव मेटाबॉलिकली एक्टिव मेम्ब्रेन? ऑप्शन ए है प्लांट सेल, बी है एनिमल सेल, सी है बैक्टीरिया, डी है वायरस। प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कस करें तो प्रोकैरियोटिक सेल काफ़ी डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक सेल से। यूकैरियोटिक सेल को हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम प्रोकैरियोटिक सेल को पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट देखेंगे बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहला अगर हम इसके अंदर जो कंपैरिजन करें तो सबसे जो एंशिएंट टाइप के सेल्स हमारे पास वो प्रोकैरियोटिक सेल हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के बाद जो यूकैरियोटिक सेल बने, इस दौरान एवोल्यूशन के अंदर तकरीबन 150 मिलियन ईयर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड थे। अब इसका वो स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास हम कहते हैं कि इनर मोस्ट एक लेयर बन जाती है एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। उस इनर मोस्ट लेयर को हम नाम दे देते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस इनर मोस्ट लेयर के बाहर की तरफ एक और लेयर बन जाती है। ये जो लेयर होती है ये सेल वॉल की होती है। और हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में जो मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, उनके इस सेल वॉल के बाहर की तरफ एक कैप्सूल बन जाता है। वो कैप्सूल इसको एक्स्ट्रा पैथोजेनिसिटी, एक्स्ट्रा जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। कुछ हमारे पास बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ये सेल वॉल नहीं होती, जिसके बाहर कैप्सूल नहीं होता। माइकोप्लाज्मा जो है वो इसकी एग्जाम्पल है, सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास ये बैक्टीरिया होते हैं। और नॉर्मली जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके साथ क्या होता है, फ्लैजेला होता है, मूवमेंट के लिए फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। वो जो राइबोसोम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल के मुकाबले में छोटे होते हैं, 70 S के होते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। हाँ, इसका जो डीएनए है वो एक स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर प्रेजेंट होता है, जिस पोजीशन को हम न्यूक्लियाइड का नाम दे रहे होते हैं। इस डीएनए के साथ इसमें एक एक्स्ट्रा डीएनए भी पाया जाता है, जिस डीएनए को हम प्लाज्मिड का नाम दे रहे होते हैं। अब इसमें कौन कौन स्ट्रक्चर है, सबसे बाहर की तरफ आपको इसके अंदर सेल वॉल नज़र आ रही होती है। इसकी जो सेल वॉल है वो यूकैरियोटिक सेल की तरह नहीं होती। फॉर एग्जांपल जो यूकैरियोटिक सेल है, अगर हम प्लांट को डिस्कस करें उसकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनती है। अगर हम फंजाई को डिस्कस करें उसकी जो सेल वॉल है वो कार्टन से मिलकर बनती है। इसके अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है वो पेप्टाइडो ग्लाइकैन से मिलकर बन रही होती है। अब ये जो पेप्टाइडो ग्लाइकैन है ये किससे मिलकर बनता है, ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक इसके अंदर जो कंपोनेंट पाया जाता है उसके हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। दूसरा कंपोनेंट जो इसके अंदर पाया जाता है, सेकंड कंपोनेंट, उसे हम कहते हैं कि ये एन एसिटाइल मुरामिक एसिड है। ये दो चीज़ें जो हैं ये अमाइनो एसिड के थ्रू मिलती हैं और मिलने के बाद ये पेप्टाइडोग्लाइकेन बनाते हैं।
और जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ये बैक्टीरिया के अंदर आपस में मिलके एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देता है, लार्जर मॉलिक्यूल बना देता है, लार्जर मॉलिक्यूल के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, उसको हम सैकुलस का नाम दे रहे होते हैं। सेल वॉल के अंदर की तरह जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, और इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है वो सिमिलर होती है, यानी कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनती है। हाँ, इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल के कंटेंट होते हैं वो एक यूकैरियोटिक सेल के मुकाबले में कम होते हैं। मूवमेंट के लिए इसके अंदर एक फ्लैजेला पाया जाता है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। नॉर्मली जो हायर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल के मुकाबले में छोटे होते हैं, 70S के होते हैं, और 70S के ही राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी कभी प्रोकैरियोटिक सेल थे, क्योंकि उनके अंदर भी 70S राइबोसोम जो है वो पाए जा रहे हैं। इसके अंदर जो यहाँ पे DNA पाया जाता है उस रीजन को हम न्यूक्लियाइड का नाम दे देते हैं, और इसका जो DNA होता है वो सिंगल होता है। जब सिंगल होता है तो मीन कि हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, ये डिप्लॉइड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा DNA भी पाया जाता है, उस एक्स्ट्रा DNA को हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं। और यूकैरियोटिक सेल की तरह इसके अंदर भी जो ग्राउंड सब्सटेंस होती है वो साइटोप्लाज्म ही होता है, एज साइटोप्लाज्म एट ग्राउंड सब्सटेंस एक्ट कर रहा होता है। अब इसमें कोई भी आपको मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल नजर नहीं आ रहा, इसके अंदर गोल्गी एपैरेटस नहीं होता, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो ये फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है? अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये एनर्जी को कैसे गेन कर रहा होता है? तो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो सर्टेन पॉइंट से अंदर की तरफ इन्विजिनेट करती है, और इन्विजिनेट करने के बाद एक स्ट्रक्चर बना देती है जिसको हम मीजोजोम कहते हैं। अब ये मीजोजोम क्या करता है? ये दो जो है काम करवा रहा होता है। एक तो ये सेलुलर जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर अपना रोल प्ले करता है, और वही रोल प्ले कर रहा होता है जो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा होता है। दूसरा ये क्या रोल प्ले करता है? ये सेल डिवीजन के अंदर भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है, कि सेल को डिवाइड कराने में भी समहाउ इसका रोल होता है। अब जितने भी इंजाइम होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं और मुख्तलिफ फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो आ रहे हैं बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हम जिन कंटेंट को डिस्कस करेंगे इसकी हम डेफिनेशन करेंगे, अकरेंस, रोल, सोर्सेज, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल किस तरह से बनाते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें तो हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या है? दीज आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, आर कीटोन्स हैं, या ये क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं डेट प्रोवाइड एल्डो शुगर और कीटो शुगर ऑन हाइड्रोलिसिस। अगर हम इसकी अकरेंस डिस्कस करें तो ये दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये आपको एनिमल्स के अंदर भी मिलेंगे, ये आपको प्लांट्स के अंदर भी मिलेंगे, और मुख्तलिफ किस्म की जो एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट होती हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो अबंडेंटली पाया जाता है। मिल्क के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, व्हीट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, राइस जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, जो सोर्सेज हैं, मुख्तलिफ एनिमल और प्लांट्स की जो फूड हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसका रोल डिस्कस करें तो ये दो तरह का रोल हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहा होता है। एक ये हमारी बॉडी के अंदर फंक्शनल रोल प्ले करता है, दूसरा हमारी बॉडी के अंदर ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहा होता है। अगर हम देखें कि फंक्शनल रोल कौन सा है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर जो ज़्यादातर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, जो क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये फंक्शनल रोल है कार्बोहाइड्रेट्स का। अगर हम इसका स्ट्रक्चरल रोल देखें तो फॉर एग्जांपल जो अगर प्लांट्स की बात करते हैं, जो सीड कोट होता है वो बेसिकली बना होता है कार्बोहाइड्रेट से। जो सेल वॉल होती है प्लांट्स के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी होती है। तो मीन दोनों तरह का रोल ये प्रोवाइड कर रहा होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल।
अगर इसके सोर्सेज को डिस्कस करें तो इसके सोर्सेज हमारे पास क्या हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ज़ाहिर है कि प्लांट्स आर दी ओनली ऑर्गेनिज्म डेट कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी कैप्चर करके केमिकल एनर्जी बना रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे होते हैं, तो इसलिए इसका जो सोर्सेज है वो प्लांट्स हैं। तो नॉर्मली हमारे पास सम टाइम तो कार्बोहाइड्रेट्स फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, सम टाइम ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो किसी दूसरे मालिक्यूल के साथ मिलके कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल जब ये मिलते हैं लिपिड्स के साथ तो उस वक्त ये ग्लाइकोलिपिड बना देते हैं। इसी तरह जब ये मिलेंगे प्रोटीन के साथ तो ये ग्लाइको प्रोटीन बना देंगे। तो मुख्तलिफ कॉन्जुगेटेड जो मालिक्यूल हैं वो बना सकते हैं। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे जो पहला ग्रुप है, सिंपलेस्ट ग्रुप है, उसको हम मोनोसेक्राइड कहते हैं, जिसके अंदर कार्बन नंबर 3 से लेके कार्बन नंबर 7 हो सकते हैं। जो दूसरा बड़ा ग्रुप है उसको हम ओलिगोसेक्राइड का नाम देते हैं। ओलिगोसेक्राइड के अंदर जो मोनोसेक्राइड यूनिट हैं वो 1 से लेके 9 तक, 1 to 9 जो है मोनोसेक्राइड यूनिट हो सकते हैं। अगर 9 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट आ जाएँ तो उसे हम ओलिगोसेक्राइड नहीं कहेंगे, उसे हम पॉलीसेक्राइड कहेंगे। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड।